अब क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है, तीन वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स है, तीनों एक ही प्लेन में लाइक कर रहा है और कॉन्करेंट भी है। तो कॉन्करेंट कहने का मतलब तीनों वेक्टर जो है एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। इस तरह से है कि कोई भी दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए बी सी, तीन में से कोई भी दो वेक्टर चूज करेंगे, उसके बीच का एंगल जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो वेक्टर इस तरह से वेक्टर बनाना है, तीन वेक्टर इस तरह से लेना है कि तीनों जो है एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए, ठीक है। और तीनों के बीच का एंगल जो है सेम होना चाहिए। मान लेते हैं ये वेक्टर ए हुआ, इस तरह से बना देते हैं, ये वेक्टर बी हुआ और ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा, वेक्टर बी और सी के बीच जो एंगल बनेगा, और वेक्टर सी और ए के बीच जो एंगल बनेगा, तीनों एंगल सेम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। वेक्टर बी और सी के बीच जो एंगल बन रहा है ये भी थीटा बन रहा है। वेक्टर ए और सी के बीच जो एंगल बन रहा है ये भी आपका थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल जो है आपका सेम है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल बिटवीन वेक्टर लेट मान लेते, लेट वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी ये तीनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये तीनों एंगल, ठीक है। अब देखिए, अब थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो आपका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तीनों एंगल को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपका 360 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। तो इससे थीटा निकाल लीजिए, तो 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई/3। तो यहाँ तक समझ गए, थीटा जो होगा वो 2 पाई/3 होगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था तीन को प्लेनर वेक्टर है, इस तरह से कि तीनों वेक्टर जो कॉन्करेंट है एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। इसी पॉइंट से जो है तीनों वेक्टर पास कर रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इसी पॉइंट से जो है तीनों वेक्टर पास कर रहा है। मतलब तीनों वेक्टर ए बी और सी कॉन्करेंट है, और कोई भी दो वेक्टर ले तीन वेक्टर में से, उसके बीच का एंगल सेम है, ठीक है। तो एंगल सेम है, तो इसका यूज करके हम लोग थीटा निकाल लिए, 2 पाई/3 आया। और क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 14, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है 14 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपका 14 दिया हुआ है, ये आपका 14 के इक्वल दिया हुआ है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी फाइंड आउट करना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन क्या दिया हुआ है कंडीशन, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी ये जो है इसी को लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है।
देखिए यही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में यही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है, प्रत्येक का जो है फॉर्मूला होता है ए, दो वेक्टर का क्रॉस, दो ए क्रॉस बी और डॉट बी क्रॉस सी है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अलग से, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके इन तीनों का वैल्यू जो है इसी इक्वेशन में 1 में रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नाउ क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। ए का बी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे फर्स्ट रो में, ए का बी से, और फिर ए का ही सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए का सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर बी का बी से लेना है और बी का सी से लेना है सेकेंड रो में, ठीक है। इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिए, ठीक है, फर्स्ट वाले को, ठीक है। इसको जो है फर्स्ट वाले को फॉर्मूला पर तोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी है तो ए डॉट बी, ये सब का फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। ये सब का फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देना है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। बी ए और सी के भी बीच का एंगल थीटा है, बी और सी के बीच का भी एंगल थीटा है। तो सबको फॉर्मूला पर लिख दीजिए। बी डॉट बी है तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लिखें। बी डॉट सी है तो इसको भी फार्मूला पर तोड़ दीजिए। अब बी और सी के बीच का एंगल थीटा तो कॉस थीटा। अब जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं वैसे ही निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 बार है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 बार है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी और टाइम्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस का साइन दीजिए। इसमें भी वही चीज़ करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया हम लोग। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा टर्म आपका जो है कॉमन है, ठीक है। कॉस थीटा भी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिए, ठीक है। ये चीज़ जो है ये आपका कॉमन है तो कॉमन ले लिए, कॉस थीटा भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ पता है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तीनों का प्रोडक्ट जो है 14 के इक्वल दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये 14 के इक्वल। इसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका कैसे यूज़ करेंगे, इसी को जो है इसी को ऐसे लिख दीजिए,
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो इसके जगह जो है हम लोग 14 रख सकते हैं। फोर्टीन टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए आपको थीटा पता है और थीटा निकाले तो क्या आया था, थीटा जो है आपका 2π/3 के इक्वल आया था, ठीक है। तो थीटा की जगह 2π/3 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2π/3 कितना होता है, -1/2 होता है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -3/2, और उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 21 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b/2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व किए तो क्या आया आपका 21 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b, 21/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने पर क्या आया था 21/2, ये आया 21/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब सबको एक एक करके ऐसे नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब जनरलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो जनरलाइज कर दीजिए, तो यहाँ देखिए तो यहाँ ये किसका वैल्यू है आपका, a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c का वैल्यू है। ठीक उसी तरह से जो है हमको इसका भी वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, इसको, इस सेकेंड एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वैसे ही निकालिए जैसा ये निकाले हैं, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे तो सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली। तो ये क्या है आपका वेक्टर b क्रॉस c, वेक्टर b क्रॉस c डॉट, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 21/2, प्रोडक्ट में लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए ये देखिए ये दोनों वेक्टर b था, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा है, यहाँ दोनों वेक्टर c है, यहाँ पर c है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c लिखेंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, यही चीज़ आएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो है अब थर्ड एक्सप्रेशन है इसमें, ठीक है, यहाँ पर थर्ड एक्सप्रेशन भी है, ये एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो वैसा ही लिखेंगे जैसा दोनों का लिखा है, सिमिलरली इसको भी 21/2 प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए मिडिल में कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर ए है, ठीक है, ये जो है वेक्टर ए है, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब तीनों का वैल्यू पता चल गया है, अब तीनों का वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका 21/2 टाइम्स, इसका वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, प्लस इसका वैल्यू क्या है, ये है 21/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी, प्लस 21/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 168 दिया हुआ है, ठीक है, 168।
168 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसी से क्या करना है, 21/2 कॉमन कर लेना है। तो 21/2 कॉमन करेंगे, इसी से जो है अब 21/2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। इससे सबसे जो है 21/2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो इधर लिखते हैं हम लोग 21/2 कॉमन करेंगे, तो 21/2 तीनों से कॉमन करेंगे, तीनों से 21/2 कॉमन करेंगे तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। इक्वल टू 168। तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 168 इंटू 2/21। ये 8 से कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये कितना आएगा, 16 आएगा। तो ऑप्शन होगा आपका सी। 95 देखिए, ठीक है। तो 95 में क्या कह रहा है, ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें वेक्टर यहाँ इक्वल का साइन है, बीच में यहाँ इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल का साइन मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन, वेक्टर ए क्या दिया हुआ आपका 1 प्लस टी टाइम्स आई, ठीक है। प्लस की, ठीक है। वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से वेक्टर बी भी दिया हुआ है। और वेक्टर सी भी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है टी रियल नंबर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, और दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 के इक्वल कर किए हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए गिवन, और क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है वेक्टर ए, ये अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा स्केलर है, ठीक है। तो अल्फ़ा को जो है वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया गया है, बीटा को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया गया और गामा को वेक्टर सी से मल्टीप्लाई किया गया और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये वेक्टर ए, बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी का और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन आपका 0 के इक्वल करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, या ये इस पर बाद में आते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन करने पर इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया। तो सॉल्व करने पर आपका सॉल्यूशन यही आता है, केवल अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है तीनों स्केलर 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो पहले वेक्टर ए है, तो इसी इक्वेशन में जो है, इसी इक्वेशन 1 में वेक्टर ए के जगह जो है ये रख देना है, वेक्टर बी के जगह जो है ये रख देना है और वेक्टर सी के जगह ये रख देना है। आई, जे और के टर्म को एक साथ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा टाइम्स वेक्टर ए, क्या है यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, तो ये रख दीजिए। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को लेकर बढ़ जाना, यही पे करता है। तो इक्वेशन 1 में क्या है, अल्फ़ा टाइम्स वेक्टर ए। अब वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 1 प्लस टी टाइम्स आई प्लस 1 माइनस टी टाइम्स जे
प्लस बीटा। अब बी के जगह जो है वेक्टर बी रख दीजिए, ये वाला। अब गामा सी वेक्टर है, तो सी के जगह इसमें ये वेक्टर रख दीजिए। अब देखिए आई जे और आई का टर्म एक साथ कर लीजिए, जे का टर्म एक साथ कर लीजिए और के का टर्म एक साथ कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है वेक्टर आई जे और के नन कोप्लेनर है, ठीक है। आई वाला टर्म एक है अल्फा टाइम्स 1 प्लस टी, आई वाला टर्म एक ये भी है, और कौन सा है, ये वाला है। उसी तरह से जे और के का भी टर्म एक साथ कर लीजिए। जे का टर्म क्या है, ये है, ये है और ये। अब के वाला टर्म एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ देखिए आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 के इक्वल है, और आई जे और के आपको पता है नन कोप्लेनर वेक्टर्स है। अगर तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के इक्वल होता है तो प्रत्येक स्केलर को 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्केलर, प्रत्येक वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट को हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ तो प्रत्येक स्केलर को 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आएगा आपका, दिस इम्प्लाइज ये भी 0 के इक्वल होगा, यह भी 0 के इक्वल होगा, सॉरी पूरा, और ये भी आपका जो है 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें 1 प्लस टी टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस टी टाइम्स बीटा, इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, प्लस टी टाइम्स गामा। इसको इक्वेशन 1 ले लेना है, और सेकेंड इक्वेशन लिखिए, ठीक है। इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, इसको।
और इसको 0 के इक्वल कर देना, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। अब देखिए इसका RHS 0 है, LHS में अल्फ़ा बीटा और गामा यही तीनों है, अल्फ़ा बीटा और गामा का टर्म है और RHS 0 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा और गामा में ये तीनों होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल किए तो आपका यही सॉल्यूशन आया, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों 0 के इक्वल आया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर गिवन अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों जो है 0 के इक्वल आया है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, यही तीन 0 के इक्वल है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो रहता है तो क्या कहते हैं, इसको ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं, पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट में। ये आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब सिस्टम का ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है, जब सिस्टम का ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है तो डिटर्मिनेंट जो होता है, डेल्टा जो होता है नॉन जीरो होता है, ठीक है। केवल अल्फ़ा बीटा और गामा 0 के इक्वल आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो है गिवन सिस्टम हैज़ ट्राइवियल सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट रिवाइज कर लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो, हैज़ ट्राइवियल सॉल्यूशन, केवल यही सॉल्यूशन, ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। केवल ट्राइवियल सॉल्यूशन है इसका, ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो जब केवल ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा जो होगा आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेल्टा जो होगा डेल्टा नॉन जीरो होगा, ठीक है। डेल्टा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टा नॉन जीरो की डेल्टा निकाल लेना इसी में। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे, नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में जो है अल्फ़ा का कॉफिशिएंट लिख लेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे स्टार्ट, लेफ्ट सबसे लेफ्ट में वेरिएबल अल्फ़ा है तो फर्स्ट कॉलम में अल्फ़ा का कॉफिशिएंट लिखेंगे 1 + t, 1 - t और 1। फिर बीटा का कॉफिशिएंट लिखेंगे, फिर गामा का कॉफिशिएंट लेंगे t - t और 1। और नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आपको निकालना है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ t निकालना है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ t निकालना है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करके इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है, t का वैल्यू निकल जाएगा और ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। अब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है आपका 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल करने पर केवल यही सॉल्यूशन आया है, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों इस 0 के इक्वल आया है, ठीक है। और कह रहा है तब इसमें t निकालना है, ठीक है। इसमें जो अननोन t है उसका वैल्यूज सब निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। आपका यही कोई ट्रायंगल ए बी सी है। अब इसमें देखिए वेक्टर बी सी को ए लिया गया है, ठीक है। हेयर क्वेश्चन में जो है वेक्टर बी सी जो है आपका ये वेक्टर ए के इक्वल है, ठीक है। ये वेक्टर ए के इक्वल है, ठीक है। तो बी सी का लेंथ जो हो जाएगा, बी सी का लेंथ जो हो जाएगा
वो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग BC के लेंथ को जो है स्मॉल ए मानेंगे, वर्टेक्स ए है तो BC के लेंथ को स्मॉल ए मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर CA को वेक्टर CA जो है आपका वेक्टर B, वेक्टर CA जो है आपका, ये वेक्टर BC है, ये वेक्टर CA है और ये वेक्टर AB है। ठीक है, तो वेक्टर CA B के इक्वल है, तो C से A तक का लेंथ जो है, इस वेक्टर के लेंथ जो है ये हो जाएगा, ये B है तो स्मॉल b हो जाएगा। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कहेंगे और इसको स्मॉल b के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए और क्या कह रहा है, और AB वेक्टर C है, तो वेक्टर AB जो है C है। ठीक है, वेक्टर C है और इसका A से B तक का लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C होगा और इसको स्मॉल c मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, S1 स्टेटमेंट दिया हुआ है, S2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों स्टेटमेंट गलत है या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर बढ़ने से पहले यहाँ एक चीज़ देखिए, पहले सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों वेक्टर को जोड़िए, तो अगर यहाँ तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे, देखिए वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA प्लस वेक्टर AB जोड़िए, तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और नेक्स्ट वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, फिर सेकेंड वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल और नेक्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है। तो इन तीनों को ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल लिख लेंगे और लास्ट वेक्टर का हेड लिख लेंगे, तो टेल और हेड एक ही जगह पर है, तो यानी कि ये जो होगा नल वेक्टर होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये किसके इक्वल आया, ये 0 के इक्वल आया। ठीक है, अब BC वेक्टर, CA वेक्टर और AB वेक्टर क्या इज्यूम किए हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, S1 दिया हुआ, S1 को चेक करना है सही है या गलत है, तो S1 को लेकर बढ़ जाइए। नाउ स्टेटमेंट S1, तो स्टेटमेंट S1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट S1 में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब माइनस वेक्टर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 6 टाइम्स 2√2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो S1 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो S1 स्टेटमेंट लिख लेंगे, इक्वल टू यहाँ दे देंगे, इसी को ये करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा अप्लाई कीजिए। ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ मिस्टेक से जो है यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए,
तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों में जो है दोनों का सेकंड वेक्टर देखिए, ठीक है। इसमें भी वेक्टर बी है और इसमें भी वेक्टर बी कॉमन है, ठीक है। तो ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। जो कॉमन वेक्टर है बाद में है, को वेक्टर बी बाद में है, तो इसीलिए क्रॉस देकर वेक्टर बी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट में वेक्टर बी के अलावा कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर ए लिख लेंगे और फिर प्लस का साइन दे देंगे। इस ब्रैकेट में वेक्टर बी के अलावा कौन सा वेक्टर है? सी है, तो यहाँ वेक्टर सी लिख लेंगे, ठीक है। तो याद देखिए तो इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, आपका यही चीज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब याद देखिए, अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे वेक्टर ए प्लस सी निकाल लीजिए तो क्या आता है? यहाँ पर जो है अगर हम 1 का यूज करेंगे तो 1 का यूज करके वेक्टर ए प्लस सी निकालेंगे तो आपका जो होगा ये किसके इक्वल आएगा? देखिए तो माइनस वेक्टर बी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर। अब याद देखिए इस माइनस साइन को मैग्नीट्यूड के बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब वेक्टर बी क्रॉस बी जीरो होता है, ठीक है। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? केवल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बच जाएगा। तो क्या देखिए स्टेटमेंट S1 को सिंप्लीफाई किए तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये किसके इक्वल आया आपका? ये है आपका, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व किए, इसको स्टेटमेंट S1 को सॉल्व किए। सॉल्व करने पर माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो क्वेश्चन में देखिए तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्वेश्चन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट S1 इसका वैल्यू निकालने के लिए जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए ये तो आपका पूरा जीरो आ गया, ये जो है आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका टोटल ये स्टेटमेंट S1 किसके इक्वल हो गया? स्टेटमेंट S1 इसके इक्वल हो गया, ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट S1 का वैल्यू निकालने के लिए आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या क्या पता है? देखिए तो आपको क्या क्या पता है? तो यहाँ पर जो है हमको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। स्टेटमेंट S1 सही है या नहीं है तो उसके लिए हमको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिना इसके मैग्नीट्यूड निकाले हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। आपको क्या क्या मालूम है क्वेश्चन में? आपको मालूम है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है और बी डॉट सी पता है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पता है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 6√2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है आपको। क्या दिया हुआ है? 2√3 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका? बी डॉट सी दिया हुआ है, वेक्टर बी डॉट सी। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये 12 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और आप ये क्या इक्वेशन निकाले थे? 1 ए प्लस बी प्लस सी जो है 0 के इक्वल है, ठीक है। इक्वेशन 1 को लिख लीजिए। अब आपको इतना तीन चीज
1 2 3 4 डेटा का यूज करके, 4 डेटा का यूज करके वेक्टर का सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले बी डॉट सी दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो एक काम कीजिए, बी डॉट सी दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी और सी को एक साथ रख लीजिए, वेक्टर ए को RHS शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बी डॉट सी किस फॉर्मूला में आता है, देखिए तो बी डॉट सी इसी में ना आएगा, वेक्टर बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। आपको सारे बी और ए का मैग्नीट्यूड भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे इसी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट सी। इसको -1 को बाहर कर देंगे और लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, सबका वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 12। ये तो निकालना ही है। अब बी डॉट सी देखिए कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर निकाल लीजिए, 36 × 2 72। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 36। तो ये हो जाएगा आपका 36। इससे मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालिए, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, ये 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सी रख दीजिए, 6 आया है। इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट S1 जो होगा इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ये इसका वैल्यू 6 आया तो -6। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका वैल्यू जो होना चाहिए ये 6 टाइम्स 2 रूट 2 -1 होना चाहिए, और हम लोग सॉल्व किए तो -6 आया। इसका मतलब स्टेटमेंट S1 जो है आपका फॉल्स है। उसी तरह से जो है अब क्या निकालना है, स्टेटमेंट S2 क्या है आपका। अब स्टेटमेंट S2 चेक कर लेते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट S2 में जो है एंगल ACB का बात कर रहा है। ठीक है, एंगल ACB क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए जो है cos इनवर्स √2/3 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, एंगल ACB ये होना चाहिए। तब यहाँ देखिए अब ये ट्रायंगल ABC है, इस एंगल का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल ABC है। ठीक है, किस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल ACB निकालना है। ठीक है, आपको तीनों साइड्स का लेंथ पता है, देखिए तो तीनों साइड्स का लेंथ। अब यहाँ देखिए BC का मैग्नीट्यूड, BC जो है B से C तक का लेंथ जो है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है, 6√2। A जो हो जाएगा स्मॉल a 6√2 हो जाएगा। और वेक्टर B, तो वेक्टर B क्या है आपका, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि C से A तक का लेंथ जो है ये दिया हुआ है स्मॉल b के इक्वल। ये कितना है आपका 2√3 है।
3 है। और अभी अभी जस्ट वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाला, ये कितना निकाले हम लोग, 6 निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको सारा लेंथ पता है, ए बी सी, तो ये जो है कैपिटल ए के सामने जो ये बी सी का लेंथ है ये ए हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा। ए का लेंथ आपका क्या दिया हुआ है, 6√2 दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, बी का लेंथ, ये दिया हुआ है 2√3, और ये हम लोग अभी जस्ट निकाले, ये दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, देखिए। और एक और चीज बता देते हैं, जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ अगर दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ अगर दिया हुआ है और ट्रायंगल का कोई इंटरनल एंगल निकालना रहे, एंगल ए निकालना रहे या एंगल बी निकालना रहे या एंगल सी निकालना रहे, तो हम लोग कोसाइन फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोसाइन फार्मूला में कौन सा एंगल निकालना है, ये थीटा एंगल एसी भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, देखिए कॉस थीटा लिखने के लिए देखिए अदर टू साइड्स, जो थीटा के सामने वाला साइड से उसको छोड़ देना, अदर टू साइड्स को स्क्वायर करके जोड़ देना, ठीक है। ए और बी को स्क्वायर करके जोड़ देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से जो है इसमें से थीटा के सामने वाला जो साइड है उसके लेंथ के स्क्वायर को घटा देना, तो सी स्क्वायर और डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर में 2 प्रोडक्ट में लेना है, ठीक है। और अदर टू साइड्स के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना, ए और बी को मल्टीप्लाई, ये आपका कोसाइन फार्मूला हुआ, ठीक है। ये इसका यूज कब करेंगे, जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ अगर दिया हुआ है, इसमें से कोई एक इंटरनल एंगल निकालना है, हम लोग डायरेक्ट जो है कोसाइन फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है आपका, 36 × 72 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, 4 × 3 12 माइनस 36 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 2 टाइम्स ए बी, ए कितना है आपका 6√2 है, अब बी कितना है आपका, देखिए तो 6, बी कितना है 2√3 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको cos थीटा निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा, ये कितना होगा, 36 + 12 48 डिवाइडेड बाय 12 × 2 24 और कितना हो जाएगा ये, √2 × √3, ये कितना कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √2/3, ठीक है। यानी कि थीटा जो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, थीटा किसको माने हैं, एंगल ए सी बी, इसी को लिख सकते हैं cos इनवर्स √2/, यानी कि स्टेटमेंट S2 में भी यही चीज़ कह रहा है, स्टेटमेंट S2 में भी यही चीज़ कह रहा है, ये एंगल जो है ना cos इनवर्स √2/3 होना चाहिए, हम लोग का भी यही आया है। दिस इम्प्लाइज स्टेटमेंट S2 इज S1 फॉल्स होगा और S2 ट्रू होगा, ठीक है। देखिए तो किसमें है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है आपका स्टेटमेंट S1 फॉल्स है और स्टेटमेंट S2 ट्रू है, तो ओनली स्टेटमेंट S2 ये जो आपका ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है अल्फा टाइम्स आई, ठीक है। और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है। और इसमें अल्फा रियल नंबर है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है। तो मान लेते हैं यही पैरेललोग्राम है कोई, ठीक है। यही कोई पैरेललोग्राम है
तो इसका एडजेसेंट साइड एक वेक्टर ए है और दूसरा एडजेसेंट साइड जो है वेक्टर बी है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ एरिया दिया, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या दिया हुआ है ये आपका, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 15 टाइम्स रूट 15 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है 2 टाइम्स, तब आपको निकालना है फाइंड 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस ए डॉट बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना ही है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए में भी अननोन अल्फा है और वेक्टर बी में भी अननोन अल्फा है। तो जब तक अननोन अल्फा का मान नहीं निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूरा नहीं निकल पाएगा, ए डॉट बी भी नहीं निकल पाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है आपका, इससे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो रूट ये 4 प्लस 1 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए में भी अननोन अल्फा है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिए तो ये क्या आएगा आपका देखिए, तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है तो ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मालूम होना चाहिए और ए डॉट बी भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ से निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लेंगे क्योंकि वेक्टर बी दिया हुआ है आई जी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में, उससे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लीजिए। ए डॉट बी भी निकाल लीजिए, तो ए डॉट बी क्या आएगा देखिए, तो -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा और माइनस 1। तो ए डॉट बी निकालने पर क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। और सबका वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्या आएगा, इसमें रख दीजिए तो क्या है 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी प्लस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। हमको यही ना निकालना है, ये निकालना है हमको, ठीक है। आपको वेक्टर ए दिया हुआ है तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालिए, वेक्टर बी दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालिए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जरूरत है। ए डॉट बी भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी आई जी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, उससे ए डॉट बी भी निकालिए, -1 आया। सबका वैल्यू इसमें रख दीजिए तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है देखिए, तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 है, इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 5। ए डॉट बी क्या है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है आपका देखिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आया है, तो स्क्वायर है, इसी में करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 5। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 10 प्लस -5 प्लस। तो क्या देखिए, तो इसमें जो है आपका 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी
देखिए हमको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ये कि इसको सॉल्व किए अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आया, तो इसमें अननोन क्या है आपका, इसमें अननोन अल्फा है। तो जब तक अननोन अल्फा का मान नहीं निकालेंगे तब तक इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है आई जी और के के लीनियर कॉम्बिनेशन, उससे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल। वेक्टर बी भी आई जी और के का लीनियर कॉम्बिनेशन, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लिया। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, सब निकल गया और सबका वैल्यू इसमें रख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 रख करके स्क्वायर कर दिए। ए डॉट बी -1 है तो ए डॉट बी की जगह -1 रख दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आया, उसका स्क्वायर है तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रख दिया। अब इसी को सरल किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 आया। तब यहाँ देखिए इसमें लेकिन ऑप्शन जो है अल्फा के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा का मान निकालना पड़ेगा, अल्फा अननोन है, अल्फा का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए आपको पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एडजेसेंट साइड्स ए और बी है, वेक्टर ए और बी, उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। तो यही पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ठीक है। यही पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है। तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। दो एडजेसेंट पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तब यहाँ देखिए वेक्टर ए भी जो है आपका आई जी और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है, वेक्टर बी भी आई जी और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उससे ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ठीक है। नाउ ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई लिखेंगे फर्स्ट रो में, जे और के लिखेंगे फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट लिख लीजिए। तो वेक्टर ए क्या है आपका, अल्फा 2 - 1, अल्फा 2 - 1, अल्फा 2 - 1। अब यहाँ देखिए और बी वेक्टर है, उसके बाद वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट थर्ड रो में -2 अल्फा और 1। अब यहाँ देखिए तो इससे जो वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, इसी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सटेंड कर दीजिए और वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा अल्फा प्लस 2 टाइम्स वेक्टर आई, अब माइनस अल्फा -2 टाइम्स वेक्टर जी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वेक्टर। अब देखिए तो ए क्रॉस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एक वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो आप एक वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, इसी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। आईसी में जो है ए क्रॉस बी के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी को ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको आएगा रूट अल्फा रेज टू द पावर 4 अब प्लस 10 अल्फा स्क्वायर अब प्लस ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। ठीक है ABC। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग निकाल लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रूट 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है ये क्या दिया हुआ है आपका रूट अब देखिए ये भी पैरेललोग्राम का ABCD का एरिया है, ये भी इसी पैरेललोग्राम ABCD का एरिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होगा। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इससे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जो है 9 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको जो निकालना था यही ना निकालना IC में अल्फा अननोन था, तो अल्फा स्क्वायर पता चल गया, तो अल्फा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 9 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 1 क्या है आपका, ये क्या है 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस A डॉट B टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल। अल्फा स्क्वायर आपको पता है, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल। अल्फा स्क्वायर पता है आपको 9 है, 9 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। यहाँ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस A डॉट B ये जो होगा आपका 14 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक है।